हेलो, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एडू मस्ट पर। और आज का हमारा टॉपिक है अलेक्जेंडर पोप। एज यू कैन सी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम प्रेपरेशन कर रहे हैं मास्टर कैडर का। ये लेक्चर इक्वली इम्पॉर्टेंट है किसी भी लिटरेचर के एग्ज़ाम के लिए। दैट इज़, आप चाहे यूपीजीआईसी की तैयारी करें, बीपीएससी, जेकेपीएससी और यूजीसी, ठीक है। आप किसी भी पंजाब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमारी जो सीरीज चल रही है दैट इज मास्टर कैडर, जो पंजाब का पेपर रहता है उसकी हमारी सीरीज चल रही है और हम उसको वन बाय वन जो है उनके टॉपिक्स उठाकर कवर कर रहे हैं। आज हमने लिंग्विस्टिक कवर कर लिया है। अब तक लिंग्विस्टिक की पूरी सीरीज आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए उसमें तो आप मुझे बता सकते हैं। और हमने एलिजाबेथन एज को यहाँ पर मार्लो, शेक्सपियर, ड्राइडन को कवर कर लिया है। और हमने स्पेंसर को कवर किया यहाँ पर। आपकी फुल लेंथ वीडियो है, बिल्कुल आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। आज हम बात करने वाले हैं अलेक्जेंडर पोप। वेरी फेमस, इनके एक वर्क के लिए इनको बहुत जाना जाता है जो कि हर एग्जाम की जान है। दैट इज द रेप ऑफ द लोक एंड इट इज अ मोक हीरोइक पोइम, जैसा कि हम सबको पता है। तो स्टार्ट कर देते हैं अलेक्जेंडर पोप के साथ में। अलेक्जेंडर पोप, कल यहाँ पर आप देखिए अलेक्जेंडर पोप की सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए आप बर्थ डेट। यहाँ पे आप बर्थ डेट देखेंगे तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी कि बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, सो बर्थ डेट के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1688 को इनका जन्म हुआ है। दैट इज कि ये एक, और हमने कल जो राइटर पढ़ा है उसके अंदर में हमने देखा था 1688 का एक जो इसका एक आया था इवेंट, है ना। तो इस टाइम पे क्या हुआ था आप सभी रिकॉल करेंगे इसको। तो यहाँ पर रेवोल्यूशन हुई थी, अगर आप सभी को याद हो तो। विलियम ऑफ ऑरेंज जो है वो उन्होंने इंग्लैंड में वापसी की थी अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रेट रेवोल्यूशन यहाँ पर हुई थी, 1688 का ये इवेंट है और इसी के साथ में इनका जन्म होता है। ही वॉज बॉर्न इन लंडन एंड ही वॉज अ कैथोलिक। तो ये कैथोलिक हैं। आपने पिछली जो वीडियो हमने ड्राइडन की देखी थी तो वो कौन से रिलीजन से, आप उसको कमेंट करेंगे, ठीक है। ही वॉज डिफॉर्म्ड एंड सिकली बॉडी, मतलब उनकी जो बॉडी है ड्यू टू टीबी जो है, स्टार्टिंग में ही इनको ट्यूबरक्लोसिस हुआ था। ट्यूबरक्लोसिस जो था वो स्पाइन को इनके इफेक्ट हो गया था उसमें। इस वजह से इनकी बॉडी जो थी वो डिफॉर्म्ड बॉडी थी, है ना। और इसी वजह से अभी बताती हूँ मैं आपको, हिज वर्क्स डिपेंड ऑन बेलियो। सो बोलियो से इनकी वर्क्स का डिस्क्रिप्शन आता है। लेकिन ये अपने आप को मानते हैं कि ड्राइडन इनके मास्टर थे। ये कहते हैं कि मैं अपना मास्टर जो है ड्राइडन को मानता हूँ। एंड उस टाइम पे जो कैथोलिक्स थे उनको अच्छा मतलब नहीं समझा जा रहा था, क्योंकि कैथोलिक थे तो इनको एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आई, क्योंकि स्कूल में इनको बड़ा मॉक किया जाता था। और वहाँ पे उनके साथ बहुत भेदभाव होता था कैथोलिक्स के साथ में। तो वो अब इन्होंने बहुत ही लिटिल एजुकेशन जो है हासिल की है और ये अपनी पढ़ाई ज़्यादा नहीं दो। देखिए आप, इतने फेमस राइटर ये बन गए पढ़ाई, लेकिन इन्होंने अपने आप को लिटरेचर में इतना डुबा लिया, इतना क्लासिक लिटरेचर इन्होंने पढ़ा कि ये वन ऑफ द क्लासिकल जो है पोइट हमारे सामने उभर कर आए। सो दिस इज द डिटर्मिनेशन, ठीक है, कि कुछ भी आपको रोक नहीं सकता है अगर आपके अंदर में विल पावर हो तो। अब इनके वर्क्स को देखते हैं हम। वर्क इनके जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला वर्क इनका आता है पेस्टोरल, और ये आता है 1709 में। 1709 में इनका पहला वर्क आता है पेस्टोरल। और पॉप्स फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है, और इन्होंने ये जो है 16 साल की उम्र में, 16 ईयर्स की एज में जो है ये इन्होंने इनका वर्क आ गया था। इसमें इन्होंने क्लासिकल फॉर्म्स को जो है इमिटेट किया है। बिकॉज ये हैं, बिलोंग करते हैं न्यो क्लासिकल एज से। अगर आपको पता हो तो पॉप बिलोंग्स टू न्यो क्लासिकल एज। एंड न्यो क्लासिकल एज में जो है ये लोग कहते थे कि हमें क्लासिकल जो राइटर्स हैं उनका रिवाइवल हुआ था। इतनी बात भी आपको पता हुई होगी अगर आपने पढ़ा है तो रिवाइव कर रहे थे ये क्लासिकल लिटरेचर को, ठीक है। और उसी को कॉपी करते थे, ये बोलते थे कि वही बेस्ट है उस टाइम पे। और आपको पता होगा कि ये पॉप जो है इनके हाथ से ही वर्क्स निकलते थे उस टाइम पे, तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट से थे थोड़े से, ठीक है। और इससे इनको
जो है रिकॉग्निशन मिली। लेकिन पॉप में मैं आपको बता दूं, पेस्टोरल के अंदर में आप यहाँ पर इन्होंने 4 सीजन्स को डिस्क्राइब किया है, 4 सीजन्स को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रख लेंगे। जैसे कि इसमें मैं शॉर्ट में लिखने जा रही हूँ, अगेन स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, इन्होंने 4 सीजन को इसमें डिस्क्राइब किया है। और हीरोइक कपलेट के तो ये फैन थे। हीरोइक कपलेट आप इनकी पोइट्रीज को जब देखेंगे तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स आप लिखते जाइए साथ में थोड़ा सा। हीरोइक कपलेट के इनको कहा जाता है कि ये मतलब इसके बिना तो बात ही नहीं करते थे हीरोइक कपलेट। ठीक है, वर्जिल को फॉलो करते थे ये। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर है पेस्टोरल। 16 ईयर के जब थे तब इन्होंने लिखी थी इसको। ओके, एंड नेक्स्ट वर्क करते हैं अब इनका हम। ठीक है, सो एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म वेरी फेमस, पेपर में ये बहुत पूछा जाता है। एक ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसमें से ये जो लाइंस हैं, कोट्स हैं, आप देख रहे हो। ठीक है, ये पेपर में बहुत आती है। और रेप ऑफ द लॉक अगेन, इसमें 3 टाइम पीरियड है, सिर्फ 1715 भी इसमें टाइम है। ठीक है, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये आपको मैंने पहले बता दिया कि हीरोइक कपलेट के ये फैन थे। हीरोइक कपलेट होता है जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर राइम जो रहता है वो होता है। और ये एक डायडेक्टिक, डायडेक्टिक मतलब होता है कुछ ना कुछ आपको सिखा के जा रही है, कुछ आपको बता के जा रही है अबाउट पोइट्री एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इन्होंने इसमें जो फेमस लाइंस दी हैं, अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, आज भी बहुत यूज की जाती है। टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। ठीक है, ये एक इसमें जो है अब मैं थोड़े से पॉइंटर्स आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, आप लिख सकते हो यहाँ पर। कि एक तो ये हीरोइक कपलेट है, डाइटेक्टिक है। ठीक है, और इसको लिखा है इन्होंने होरेशियन सटायर। आपको सटायर, जुवेनिल सटायर, होरेशियन सटायर, ये आपको पता होने चाहिए। एक होता है होरेशियन, एक होता है जुवेनिल। तो आप बताएं कौन सा तीखा होता है जिसमें हार्श तरीके से बात की जाती है, वो कौन सा है, आप कमेंट में बताएंगे। और इसमें जो है इन्होंने वर्जल, होमर, बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, वर्जल, होमर, एरिस्टोटल, और इसको इन्होंने डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में। ये है, ये बात भी आप थोड़ा सा पॉइंट, पेपर पॉइंट से याद रखेंगे कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें इन्होंने एंशियंट को जो है हाई स्टीम पे रखा है कि एंशियंट जो राइटर थे वो बहुत ही उम्दा हैं, अच्छे हैं। ठीक है, होरेस, लॉन्जाइनस, वो कह रहे हैं इनको पढ़ो अगर आपको अच्छा कुछ पढ़ना है। और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अगर बैड क्रिटिसिज्म अगर आप रखते हैं तो वो आपकी नॉलेज को कहीं ना कहीं दबा लेता है, इसमें ये बात जो कह रहे हैं। और इनका है कि आप इमिटेशन करनी है तो एंशियंट की करो आप, है ना, ये बात इसमें इन्होंने पूरी कही है। और एक एक लाइन यहाँ पर आप और लिख सकते हो, फूल, ये पेपर में बहुत आती है, फूल रश इन वेयर एंजल्स, ऐसे करके एक लाइन है, एंजल्स। ठीक है, सो ये भी एक इसमें लाइन है जो कि पेपर में ये तीनों लाइनें बहुत पूछी जाती है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एंड यू हैव टू लर्न इट विद ईयर। 1711 और पिछला वर्क 1709 से फर्स्ट वर्क इनका स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट वर्क इंपॉर्टेंट वर्क, लास्ट वर्क वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक से पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने यहाँ पर कुछ वर्क जो हैं, ये तो फेमस वर्क है ना, और इन्होंने इससे पहले कुछ वर्क्स जो हैं जो कि इन्होंने लिखे हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे साइड में हम, आप लिख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो इनका एक वर्क था, ये सिर्फ आप समझ लीजिए, मसीहा। मसीहा एक वर्क है, ये पेपर में अगर मैच दी फॉलोइंग में अगर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। एक है विंसन फॉरेस्ट, विंसर फॉरेस्ट से आपको कुछ याद आ रहा है, आपको कुछ याद आ रहा है इससे तो आप बिल्कुल लिख सकते हो यहाँ पर कमेंट में कि विंसर फॉरेस्ट ये किसका वर्क और भी है, ये कहाँ से, ये विंसर फॉरेस्ट कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा बताइए। नेक्स्ट इज द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक जो है 1712 में इन्होंने सबसे पहले लिखा और रिवाइज किया 1714 में। मतलब पहले दो, इसमें जो दो हैं, इसमें जो है दो दो पार्ट्स थे। फिर क्योंकि उस टाइम पे वॉर भी चली हुई थी तो इन्होंने 3 पार्ट्स और लिखे। ठीक है, और फिर 1715 में इन्होंने एक और जो है इसमें एडिशन दिया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 1712 में ये एक मोक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डिटेल में करना है।
इसके 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स को आपको समरी जरूर पता होनी चाहिए, इसमें क्या डिवाइसेस यूज हो रही हैं एंड ऑल, सब कुछ हम पढ़ेंगे। सो ये एक मॉक एपिक है, ठीक है, पोएम, ये पॉइंट आप याद रखेंगे पहले तो। फिर इसमें ट्रिवियल सोशल इंसिडेंट, उस टाइम का जो सोशल स्टैंडर्ड चल रहा था, जिस तरह से लोग जो है फैशन, उस टाइम का फैशन, उस टाइम के जो है आपको सोसाइटी उस टाइम कैसी थी, वो इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अ मैन कटिंग अ लॉक ऑफ हेयर फ्रॉम अ लेडी, ये एक असली कहानी पर आधारित है उस टाइम पे, और उसको मजाक के तौर पे इन्होंने ये पूरा रेप ऑफ द लॉक लिख दिया था। ब्लेंड्स हाई स्टाइल एंड क्लासिकल एपिक कन्वेंशन विद अ लाइट कॉमिक सब्जेक्ट, इसमें या कॉमिक तो है ना, आप जब देखते हैं कि एक रेप लॉक जो बाल की लट होती है उसके ऊपर में इतना बवाल हो जाता है, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोक एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर, और इसको बहुत ही प्रेज किया गया इसकी लैंग्वेज और सटायर के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगी। ये पब्लिश हुआ था सबसे पहले रेप ऑफ द लॉक 1712 में, और इसमें बहुत ही इनको जो है प्रसिद्धि मिली, ठीक है। और इस टाइम तक ये 24 एज के हो चुके थे, इस टाइम तक ये 24 एज के हो चुके थे, ठीक है। और उसके बाद में जब इनको लगा कि बहुत ही इसकी ख्याति हो गई है, तो इन्होंने इसका सेकंड पार्ट भी लिखा जो कि 1714 में आया, जिसमें कि 3 पार्ट्स इन्होंने आगे इसमें। अच्छा, यहाँ पर इनको कुछ वॉल्टेयर ने कहा है जो कि बहुत ही इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। वॉल्टेयर इनके बारे में बोलेंगे, आप लिख लीजिए, वॉल्टेयर ने इनके बारे में कहा, द बेस्ट पोइट ऑफ इंग्लैंड, द बेस्ट पोइट ऑफ इंग्लैंड and at present and all of the world, at present and all of the world, ठीक है। ये कहा है वॉल्टेयर ने इनके ऊपर में, इस वर्क के रिगार्डिंग में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको आपको इसमें एराबेला फर्मर है, ठीक है, एराबेला फर्मर, इसके कैरेक्टर्स आप ध्यान से देखेंगे, इसमें जो है बहुत से लैप डॉग्स जो हैं, बहुत से जो हैं उस टाइम के गॉड सिल्फ एंड ऑल, वो भी यूज्ड हैं, इसको हम अभी थोड़ा सा देख भी लेंगे, ठीक है। लेकिन आप इसको डिटेल में करेंगे, फिलहाल हम थोड़ा सा मूव करें, इस पे हम आएंगे दोबारा से। नेक्स्ट इज डंसियार्ड। डंसियार्ड इन्होंने 1728 में लिखी और इसको रिवाइज किया 1743 में। इसमें इन्होंने अटैक किया है, दिस इज एन सटायरिकल वर्क एंड अटैक्स ऑन दी डिक्लाइन ऑफ नेचर एंड कल्चर। इसमें टारगेट किया इन्होंने कुछ पॉइंट्स को, कुछ क्रिटिक्स को, कुछ पब्लिशर्स को, जिसको कि वो मानते हैं कि ये अच्छे नहीं है, ये सिर्फ हैक हैं, ये सिर्फ दे आर मोर लाइक द डंसेस। इसमें सेंट्रल फिगर एक इन्होंने अपने आप से इन्वेंट किया, दैट इज डलनेस। डलनेस इज द गॉड ऑफ मेडियोक्रिटी, ठीक है, मतलब डलनेस की गॉडेस है जो कि पॉइंट अच्छा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इनके हिसाब से। और इसका फाइनल वर्जन 1743 में आया था, जिसमें अटैक किया था इन्होंने कॉली सिबर, जो आप जानते होंगे पोइट लॉरियट भी रह चुके, पोइट लॉरियट की लिस्ट में आप इसको इंक्लूड करोगे। और हु बिकम द किंग्स ऑफ डंसेस, अकॉर्डिंग टू हिम ही इज द किंग ऑफ डंसेस, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पर ऐसी बातें हो रही हैं, और डंसियड में आप इसको एक मोक हीरोइक ही बोल सकते हो, आप इसको मोक ही है, ये किसी के ऊपर मोक कर रहा है। और इसमें जो है इसके वर्जन्स आए थे, अम, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, यहाँ पे 1728 में इसकी 3 बुक्स आई थी, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने ल्यूस थियोबोल्ड के ऊपर अटैक किया, ठीक है। उसके बाद में जो है 1743 में इन्होंने, ये आप देख सकते हो कि कॉली सिबर के ऊपर में अटैक किया, ओके। सो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट इज इनकी ट्रांसलेशन ऑफ होमर। अच्छा, ट्रांसलेशन ऑफ होमर आया इनका जब, तो ये बहुत ही फेमस हो गया, ठीक है, बहुत ही फेमस हो गया, फिनेंशियली बहुत फेमस था ये, इनको इनसे बहुत ही इनको फिनेंशियली बहुत हेल्प मिली, और जिससे इन्होंने एक विला भी खरीद लिया था
अपना ठीक है, इन्होंने एक विला भी उससे खरीद लिया था एंड ऑन द थेम्स, थेम्स रिवर आप जानते हो ना, वहाँ किनारे इन्होंने सोचा कि मैं अब तो यहीं पे बैठ के अपनी पूरी पोइट्री लाइफ, पोइटिक लाइफ जो है यहीं पे इंजॉय करने वाला हूँ। तो इन्होंने एक विला भी, इतना सक्सेसफुल ये था। लेकिन कुछ राइटर्स ऐसा भी मानते हैं कि ये ठीक है, आप कहते हो कि ये होमर जो है काफ़ी फेमस है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये होमर नहीं है। ये आप इसको एक पोइट्री की तरह बुला सकते हो, ये होमर नहीं है। बिकॉज होमर इज की जो ओरिजिनल लिखा गया इसको सिर्फ उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, उस टाइम की लैंग्वेज के हिसाब से ट्रांसलेट किया था। सो कुछ का ऐसा भी माना था कि आप इसको होमर मत बोलो, ये होमर नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसलेशन है, ठीक है। और इन्होंने आप देखो ट्रांसलेशन ऑफ होमर किया इस 15 to 20 के पीरियड के बीच में, और इलियड को भी ट्रांसलेट किया इन्होंने 25 to 26 के पीरियड के बीच में। ओडिसी को भी इन्होंने ट्रांसलेट यहाँ पर किया है, ठीक है। पोप्स ट्रांसलेशन ऑफ द इलियड एंड ओडिसी ब्रॉट हिम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यस। हीरोइक कपलेट, इसमें इन्होंने हीरोइक कपलेट ही कहा है, ये फेमस है इनका, तो आप हीरोइक कपलेट के साथ जाएंगे। और इसमें वेरी पॉपुलर था ये तो हमको पता ही है, ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर और अगर मैं बताऊं तो ये आपने लिख लिया ना, होमर इस पीरियड के बीच में है और ओडिसी जो है इस पीरियड के बीच में है। तो आप ये इसका फाइनल ईयर ये मानेंगे, आप फाइनल ईयर ये है, ठीक है। अगर कोई मतलब इस एज को आपको देता तो आप इसको कंसिडर करेंगे। और होमर भी किया है इन्होंने, तो सब कुछ क्या है हीरोइक कपलेट में, इतनी बात आपको याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ऑन मैन। ऐसे ऑन मैन जो है ये 1733 से 34 के बीच में लिखा गया है। और इसमें फिलोसफिकल पोएम अटेम्प्टिंग टू विंडिकेट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन, एक्सप्लोर मैन्स प्लेस इन द यूनिवर्स, एथिक्स एंड रिलीजन, ठीक है। इसमें ये थोड़ी सी फिलोसफिकल बातें कर रहे हैं। फेमस लाइन इसमें से है, होप स्प्रिंग्स एटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट। इसमें इन्होंने ऐसी बात की। अब बेसिकली इनका ये याद रखिए, ये विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये आपको कहीं और भी देखने को मिलेगा ना लाइन, आप याद कीजिए। ऐसे ऑन मैन टाइम पीरियड देखिए, और इसमें मैन्स प्लेस, यूनिवर्स, एथिक्स, इन सब की बात की गई है। व्हाट इज राइट, है ना, व्हाट इज राइट, ऑप्टिमिस्टिक जो बातें हैं यहाँ पर वो बेसिकली कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने 4 एपिस्टल्स एड्रेस किए हैं। 4 एपिस्टल्स इन्होंने, एपिस्टल क्या होता है आप बताएंगे, एड्रेस्ड टू लॉर्ड बॉलिंग ब्रॉक, ठीक है। 4 एपिस्टल्स इन्होंने लिखे हैं एड्रेस टू लॉर्ड बॉलिंग ब्रोक को। इसमें इन्होंने बात की है नेचर की, नेचर वर्सेस मैन, ठीक है। फिर इन्होंने विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्स, मतलब नेचर और मैन को यूनिवर्स के साथ में दिखाया है। फिर नेचर और मैन को हिमसेल्फ इंडिविजुअल दिखाया है दूसरे में। तीसरे एपिस्टल में इन्होंने नेचर और मैन को सोसाइटी के साथ में दिखाया। देखिए आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, नेचर एंड मैन, ठीक है। तो फर्स्ट एपिटल में नेचर और मैन को किसके साथ में दिखाया है, यूनिवर्स। सेकंड में हिमसेल्फ, ओन सेल्फ, ठीक है। थर्ड में सोसाइटी के साथ में दिखाया है, और फोर्थ में हैप्पीनेस। ये 4 जो है इन्होंने स्टेट्स जो है मैन की, मैन के ऊपर एपिस्टल्स जो है लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट जो इन्होंने लिखे हैं एसेस, मोरल एसेस इन्होंने लिखे हैं 31 to 35 के बीच में इन्होंने कुछ एसेस लिखे हैं। और ये सारे ही एसेस सीरीज ऑफ पोइम्स हैं जो कि मोरल और सोशल थीम्स के ऊपर में लिखे गए हैं। इसमें इंक्लूड है फेमस एसे। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना आपको क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ से आता है क्वेश्चन जो है, एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनॉट, एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनॉट, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। पार्ट डिफेंस ऑफ हिज लाइफ, पार्ट साटायरिकल अटैक ऑन एनिमीज, इंट्रोड्यूस द टर्म कैरेक्टर असैसिनेशन इन लिटरेचर, ठीक है। कैरेक्टर असैसिनेशन इन लिटरेचर यहाँ पर इन्होंने जो है इन्वेंट किया वर्ड। एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनॉट
epistle to Dr. Arbuthnot is was comes under the moral essays. Okay, now epistle to Arbuthnot जो है वो एक इंट्रोडक्शन है टू द इमिटेशंस डिफाइंस नेचर ऑफ राइट एक्शन और रॉन्ग एक्शन के बीच में इन्होंने ये जो है बातें की हैं, उसके ऊपर में बात कर रहे हैं वो। ठीक है, तो इसके ऊपर में आप इतना ही बस याद रखिए कि अगर आपको एपिस्टल टू आर्बथ नोट आता है तो वो मोरल एसेस है, और इसका टाइम पीरियड आप जो है 35 तक जो है थोड़ा सा देखेंगे। इसमें एक बात आप लिख सकते हो यहाँ पर अगर लिखना चाहते हो तो, वैसे आता नहीं इतना पर सटायरिकल अटैक पोर्ट्रेट्स, सटायरिकल पोर्ट्रेट्स जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एडिसन का नाम यहाँ पर आता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ। एडिसन को एज एज एटिक्स दिखाया है इन्होंने यहाँ पर अंदर ना, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो। और हार्वी को, हार्वी है इसमें, उसको एज स्पोरस दिखाया है। ठीक है, ये थोड़ी सी बात आप याद रख लेंगे इसमें एपिस्टल टू आर्बथनॉट में, कि इसमें जोसेफ एडिसन को एटिक्स दिखाया है, ए फॉर एटिक्स, ए फॉर एडिसन। हार्वी को एज स्पोरस दिखाया है। ठीक है, ये अटैक कर रहे हैं इसमें, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। सो नाउ जो है पॉप अपने जाने जाते हैं शार्प टंग के लिए इनकी, क्योंकि ये बहुत ही सीधा और कड़वा बोलते थे, मैंने आपको पहले ही बताया। और इनको जो है डेनिस थियोबॉल्ड, कॉली सीबर ये सब नहीं पसंद थे। ठीक है, इनको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इनके जो एक इन्होंने, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एक स्क्रिबलर्स क्लब बनाया अपना, और इसके अंदर में इन्होंने स्विफ्ट को लिया, फ्रेंड को, जॉन गे को लिया, डॉक्टर आर्बथनॉट को लिया। ठीक है, ये इन्होंने इन सबको लिया। ओके, नाउ कुछ फेमस कोट्स हैं इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने पढ़ा भी है पहले, फूल्स रश इन वियर एंजल्स फियर्स टू ट्रेड, ये हम पढ़ चुके हैं। टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये हम पढ़ चुके हैं। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ये भी हम पढ़ चुके हैं। होप स्प्रिंग्स एटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, ये भी हमने पढ़ा है अभी। ब्लेस्ड इज ही हु एक्सपेक्ट्स नथिंग फॉर ही शैल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, सो ये आप कुछ कोट्स इनके याद रखने की कोशिश करेंगे। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट समरी देख लेते हैं कि इनका जन्म जो है ग्रेट रेवोल्यूशन के टाइम पे हुआ। ठीक है, 1688 में जब तख्ता पलट हुआ। और 1709 में इन्होंने अपने सबसे पहला वर्क पेस्टोरस किया, जिसमें ये 4 सीजन्स की बात कर रहे हैं। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में इन्होंने बहुत से अपने इंपॉर्टेंट कोट्स लिखे हैं, और इसमें ये 1711 में आया। रेप ऑफ द लॉक 12 में आया फर्स्ट वर्जन, उसके बाद में इसको रिवाइज किया गया 12 फिर 15 तक इसका टाइम जो है लास्ट पब्लिकेशन आया। और 15 to 21 में इन्होंने इलियड को ट्रांसलेट किया। 26 तक इन्होंने ओडिसी को ट्रांसलेट किया। 28 तक द डंसियर्ड, जिसमें इन्होंने डंसियर्ड और हैकर्स कुछ पोइट्स को बुलाया। और 33 to 34 ऐसे ऑन मैन लिखे इन्होंने। ऐसे ऑन मैन में इन्होंने बताया नेचर ऑफ मैन और स्टेट ऑफ मैन को, यूनिवर्स, हिमसेल्फ, सोसाइटीज के साथ में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। देन इनका द फाइनल वर्जन डंसियर्ड का आ गया था। और इसके बाद में जिसमें इन्होंने एपिस्टल टू आर्बथ नोट, वो वाला मोरल एसेस के अंडर में जो था, वो भी आप थोड़ा सा याद रखोगे, 35 में जो आया था। और एंड में इनका 1744 में इनका इनकी ड्यू टू इलनेस, लॉन्ग इलनेस जो थी इनकी, 56 की एज में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी रेप ऑफ द लॉक की। सो दिस इज रेप ऑफ लोक, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेंगे। रेप ऑफ द लोक जो है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 2 कैंटोज में आया। ठीक है, 2 कैंटोज में आया, और इसमें क्या था 2 कैंटोज में, 1712 में ये था। फिर 3 कैंटोस और ऐड किए इसमें इन्होंने, जो कि 1714 में किए। ठीक है, और उसके बाद में इसमें क्लैरिसा की स्पीच इन्होंने ऐड की, जो कि 1717 में आई। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और फिर ये एक मोक हीरोइक एपिक है।
मतलब हीरोइक, मोक मतलब मजाक उड़ाना, हीरोइक मतलब हीरो वाले स्टाइल में बहुत से अस्त्र शस्त्र और वॉर हो रही है, ऐसा कुछ दिखाया गया, सेना है ना, इसको बोलते हैं मोक हीरोइक एपिक। और इसको डेडिकेट किया है जॉन कैरल को। डेडिकेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। इसमें जो मेन कैरेक्टर थे, लॉर्ड, इम्पोर्ट ये आपको ओरिजिनल कैरेक्टर वर्सेस जो पोइट्री के अंदर में कैरेक्टर है उसमें डिफरेंस मैं आपको बताने जा रही हूँ। लॉर्ड पीटर एज बायरन, बैरन, ठीक है। और जिसने की कट की है लॉक, जो लट है, एराबेला फार्मर, ये ओरिजिनल इवेंट था पार्टी का। और इसको एज ए ब्लिंडा दिखाया गया यहाँ पर, ब्लिंडा, ठीक है। इसकी जो है गार्डियन, गार्डियन सिल्फ है, ठीक है, रखवाली जिसको आप पहरेदार बोल सकते हैं, वो है एरियल, एरियल, ओके। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके लैपटॉप का नाम क्या है, लैपटॉप का नाम क्या है, शो या शू, जो भी आप बोले। अच्छा, नेक्स्ट इज कि ये वर्क जो है वो हीरोइक कपलेट, जैसे कि आपको पता है कि इनका फेमस है, ये इसी में यूज करते हैं अपने सभी जो एम्बिक पेंटामीटर में है ये, ठीक है। इसमें जो इंसिडेंट, जो रियल इंसिडेंट मैंने आपको बताया कि था, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें जो है, जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है ना सीन्स की, कि बताइए कि उसका जो ड्रेसिंग रूम वाला सीन है वो किस कैंटो के अंदर में आता है, तो उस तरह से भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो वाले पॉइंट्स भी आपको पता है कि ये क्लासिकल राइटर्स को, ग्रीक्स को या रोमन्स को, इनको ही फॉलो कर रहे थे, है ना। तो आप वो वाले पॉइंट्स भी थोड़े से याद रखोगे। और क्वेश्चन सुपर नेचुरल थिंग्स का इसमें जो है यूज है, ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा याद रखोगे। ब्लिंडा की जो लॉक है एंड में, वो कैसी बन जाती है, जब वो उसके हाथ से बैरन के हाथ से छूटती है, तो वो एक स्टार बन जाती है, स्टार की तरह वो आसमान में, हेवन में, उसको कहा गया कि इमोर्टलाइज हो गई है वो एज ए स्टार। तो इस तरह से इसमें, अच्छा, एक बात और है कि ब्लिंडा की लॉक जब कट की जाती है तो वो कौन सी गेम खेल रहे थे, और किसने हेल्प की थी बैरन की इस सभी चीज़ों में, तो वो भी आप अंडरवर्ल्ड का इसमें डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अम्ब्रियल है अंडरवर्ल्ड, आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक अम्ब्रियल जो है, अंडरवर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन भी है यहाँ पर। पार्टी चल रही है ना। सो ये सब बातें आपको देखने को मिलेंगी कि जब आप जाएंगे इसको पढ़ने, तो आप देखेंगे वहां पर कॉम्ब है, पिंस है, टाइनी टाइनी थिंग्स, पफ्स, पाउडर पैचेस, बाइबल, है ना। ये सब आपको देखने को मिल रहा है। पूरी आर्म से एक पूरी बैटल लाइक सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है। और जैसे कि जो हेलन है ट्रॉय की, तो वहाँ से कुछ कुछ ही अपना दिमाग ले रहे हैं। और सो ये सब बातें आपको यहाँ पर ध्यान रख के थोड़ा सा ना पढ़ाई करनी है। इन सभी पॉइंट्स को आप इसकी समरी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी समरी के ऊपर वीडियो बने, तो मैं वो बिल्कुल बना दूंगी, आप मुझे थोड़ा सा कमेंट में बता देना। और अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है, आप खुद भी बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दें, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। तो इसी के साथ में हम आज की वीडियो जो है अपनी खत्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा। मैंने जो भी आपको कहा था वो टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। ड्राइडन पॉप एंड बेन जॉनसन हमने अभी लास्ट 3 डेज में किया है। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर लाइक करिए वीडियो को, और डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड टिल देन, थैंक यू सो मच।